हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता के बारे में आज हम पढ़ेंगे। भारतीय नागरिकता क्या होती है, क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये किस प्रकार से ग्रहण की जाती है, किस प्रकार से त्यागी जाती है और क्या महत्व है भारतीय नागरिकता की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नागरिकता क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आज में डिटेल से हम समझेंगे। हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया है, इसमें आज का हमारा टॉपिक है भारतीय नागरिकता। तो सबसे पहले नागरिकता को समझने के लिए चलिए देखते हैं कि नागरिकता क्या होती है, इसे किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, किस प्रकार से त्यागा जाता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है जिसमें मनुष्य को नागरिक का स्तर प्राप्त होता है। यानी नागरिकता वो स्थिति होती है जिसमें मनुष्य को एक देश का नागरिक कहलाने का जो स्तर है वो प्राप्त होता है। हम कहते हैं कि हम अपने देश के नागरिक हैं, तो उस हम कैसे कह पाते हैं, क्योंकि हमें अपने देश की नागरिकता प्राप्त है, इसलिए हम कहते हैं कि हम अपने देश के नागरिक हैं। हम किसी और देश के नागरिक नहीं हैं, हम किसी और देश अपने आप को किसी और देश का नागरिक नहीं कह सकते, क्योंकि हमें भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो हम खुद को भारतीय नागरिक कहेंगे। और नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है जिन्हें राज्य की ओर से सभी राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त किए गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति रखते हैं। यानी नागरिक किन्हें कहा जा सकता है, जिन्हें अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति सभी अधिकार प्रदान किए गए हों। जब देश का नागरिक है कोई, तो उसे उसके देश के लिए जितने भी अधिकार है, जितने कर्तव्य है, ये सब प्रदान किए जाते हैं। जब आप भारत के नागरिक हो जाओगे तो जो आप सभी लोगों को नागरिकता है, जो सबको अधिकार प्राप्त है, भारत के जो नागरिक बनना चाहेंगे उनको भी वो अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, नागरिकता के उपरोक्त लक्षण को दृष्टि में रखते हुए ही हमारे संविधान में नागरिकता संबंधी कुछ बातों का उल्लेख किया गया है। यानी नागरिकता को इम्पोर्टेंस देते हुए संविधान में नागरिकता संबंधी कुछ बातें हैं जिनको लिखा गया है, जिनका उल्लेख किया गया है। तो नागरिकता समझ में आई किससे कहते हैं, जब हम किसी देश में रहते हैं तो उस देश के हम नागरिक कब कहलाते हैं, जब हमारे पास देश की नागरिकता होती है, तब हम उस देश अपने आप को उस देश का नागरिक कहते हैं। जैसे हमारे पास भारत की नागरिकता है तो हम अपने आप को भारत की नागरिक कहेंगे। अमेरिका के लोग, अमेरिका के लोगों को अमेरिका की नागरिकता प्राप्त है तो वो आप अपने आप को अमेरिका का नागरिक कहेंगे। और नागरिकता जब लोगों को प्राप्त होती है तो उनको जितने भी अधिकार होते हैं, जितने भी कर्तव्य होते हैं, वो सब अपने आप प्रदान किया जाता है। जो लोग, जैसे हम लोग देश के नागरिक हैं तो हमें जो अधिकार है, अपने देश के जो कर्तव्य, वो हमें प्रदान है। कोई और अन्य देश के लोग यदि भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे तो वो अधिकार उनको भी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं भारतीय नागरिकता के कुछ विशेष लक्षण, जो सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भारतीय नागरिकता की, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, भारतीय नागरिकता के विशेष लक्षण क्या हैं। संविधान, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकता के संबंध में जो व्यवस्था की गई है उसके कुछ विशेष लक्षण निम्न प्रकार से, जैसे इकहरी नागरिकता, अपने देश में सिंगल सिटीजनशिप है, अपने देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, अपने देश में सिंगल सिटीजनशिप यानी इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो देखिए, सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, यानी इकहरी नागरिकता क्या होती है, इसे समझते हैं। सामान्यतः संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था की जाती है। यानी अपना देश कैसा है, जो अपनी शासन व्यवस्था है वो संघात्मक है, फेडरल है। तो सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था होती है, यानी फेडरल शासन होता है, उसमें दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया होता है। लेकिन देखिए, प्रथम संघ की नागरिकता और द्वितीय राज्य की नागरिकता, पहली जो संघ यानी केंद्र की नागरिकता होती है और दूसरी स्टेट यानी राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे अपने देश में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन अपने देश में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका को देखें तो वहाँ पर संघात्मक शासन की व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसलिए कहा जाता है कि सामान्यतः जनरली देखने को मिलता है कि जो संघात्मक शासन होता है यानी फेडरल सिस्टम जो होती है, उसमें डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया होता है। तो जैसे अमेरिका देश है तो वहाँ पे एक केंद्र की नागरिकता लोगों को प्राप्त होती है, एक राज्य की नागरिकता प्राप्त होती है। लेकिन अपने देश में क्या होता है, केंद्र या राज्य की अलग अलग नागरिकता नहीं होती है, हमें केंद्र की नागरिकता यानी भारत की नागरिकता प्राप्त है। तो अपनी जो सिटीजनशिप है वो कैसी है, सिंगल सिटीजनशिप है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। अपना देश भी जो अपनी शासन व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है अपने देश में। किंतु अमेरिका यदि अन्य संघ राज्यों की भांति भारत में दोहरी नागरिकता की नहीं, वरन एक ही नागरिकता, भारतीय नागरिकता की व्यवस्था की। यानी जैसे अमेरिका की तरह भारत में दोहरी नागरिकता की नहीं, लेकिन एक ही नागरिकता की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में हमने डिटेल से समझा।
अब देखते हैं नागरिकता संघीय विषय। जो नागरिकता के संघीय विषय यानी देखिए सिटीजनशिप इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट, जो संघीय विषय हैं नागरिकता के, इसके बारे पे बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता एक संघीय विषय है ना, यानी भारतीय संविधान जो है इसके अनुसार क्या है, नागरिकता क्या है, एक संघीय विषय है, फेडरल सब्जेक्ट है, और राज्य सरकारों के इस संबंध में कार्य करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी जो अपनी नागरिकता है वो केंद्र सरकार यानी क्या है, संघीय विषय यानी फेडरल सब्जेक्ट है, इस पर राज्य सरकार कार्य नहीं कर सकती, राज्य सरकार को इस पर अधिकार नहीं है, नागरिकता पर कार्य करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं प्राप्त है, क्योंकि ये कैसी है, संघीय विषय है। नागरिकता के संबंध में नियम बनाने और उन्हें संचालित करने का अधिकार केंद्रीय संसद को ही प्राप्त है, यानी नागरिकता का जो विषय है इस पर नियम कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकती है, या राज्य सरकार को इस पर कोई अधिकार नहीं है। उसके बाद देखते हैं जो थर्ड पॉइंट है हमारा, नागरिकता के संबंध में अपेक्षाकृत उदार दृष्टिकोण। जो उदार दृष्टिकोण है नागरिकता के संबंध में उसके बारे में बात करते हैं। देखिए साधारणतः अन्य देशों में नागरिकता प्रदान करने के संबंध में या तो जन्म के सिद्धांत को अपनाया जाता है अथवा वंश या रक्त के सिद्धांत को, यानी किसी और देश में साधारणतः जनरली देखा जाए तो सभी देशों में नागरिकता देने के लिए, किसी व्यक्ति को उस देश की नागरिकता देने के लिए या तो जन्म के सिद्धांत को अपनाते हैं कि उसका जन्म उस देश में हुआ हो, या फिर वंश या रक्त के सिद्धांत को अपनाते हैं। जैसे किसी देश की, मान लीजिए किसी और देश में लोग नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको नागरिकता कैसे प्राप्त होगी, या तो वो वहाँ पर जन्म लिए हों या फिर जो है उनका वंश वहाँ पर हो, उनके रक्त के सिद्धांत को अपनाया जाता है। किंतु भारतीय संविधान के अंतर्गत, लेकिन भारत में क्या होता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदान करने के संबंध में जन्म के सिद्धांत और वंश के सिद्धांत दोनों को ही अपनाया जाता है। यानी भारत के संविधान में क्या होता है कि भारत की अगर नागरिकता प्राप्त करनी है तो व्यक्ति का जन्म भी भारत में हुआ होना चाहिए और जो उसका वंश है वो भी भारत में, यानी वंश और जन्म दोनों के आधार को अपनाया जाता है, दोनों सिद्धांत को भारत में अपनाया जाता है। अन्य देशों में क्या होता है, या तो जन्म के सिद्धांत को अपनाया जाएगा या तो वंश या रक्त के सिद्धांत को अपनाया जाता है। 1985 तक व्यवस्था यह थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो व्यक्ति भारत भूमि पर उत्पन्न हुए हों या जो व्यक्ति चाहे भारत के बाहर उत्पन्न हुए हों किंतु उनके माता पिता भारत के नागरिक हो, भारत के नागरिक समझे जाएंगे। यानी 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से पहले क्या प्रावधान था कि या तो व्यक्ति भारत की भूमि पर पैदा हुआ हो या फिर भारत के बाहर पैदा हुआ, लेकिन अगर माता पिता भारतीय नागरिक है तो व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, उसको भी भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी यदि उसका जन्म या तो भारत में हुआ हो या किसी अन्य देश में हुआ हो, लेकिन अगर माता पिता देश के नागरिक है तो अपने आप उसको देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। ये 26 जनवरी 1950 की बात है, यानी संविधान लागू होने से पहले की बात है। पहले ऐसा प्रावधान था। यह सोचा जा रहा था कि नागरिकता संबंधी इन उदार प्रावधानों का दुरुपयोग किया जा सकता है, अतः नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1986 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1986 के आधार पर अब यह व्यवस्था की गई है कि इस देश में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भारत की नागरिकता, जो इस देश में जन्म लेंगे, जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1986 में, इसके आधार पर अब ये व्यवस्था, ये प्रावधान किया गया है कि इस देश में जन्म लेने, देखिए इस देश में जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जबकि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा। यानी पहले क्या होता था कि माता पिता भारत के नागरिक हो तो व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ हो, नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती थी। लेकिन जब नागरिकता संशोधन अधिनियम आता है 1986 के माध्यम से क्या प्रावधान किया जाता है कि इस देश में जन्म लेने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता तभी प्राप्त होगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होंगे। इस प्रकार नागरिकता के संबंध में प्रमुख रूप से वंश के सिद्धांत को अपनाया गया। यानी वंश के सिद्धांत को अपनाया गया कि माता पिता जब भारतीय होंगे यानी उनको भारत की नागरिकता होगी तभी बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। और क्या है, और भारत में जन्म भी लेना चाहिए। नागरिकता के संबंध में यह व्यवस्था ही व्यवहारिक है, यानी इस टाइम पर भी यही नागरिकता जो है उसका प्रावधान भारत में चल रहा है। नागरिकता की व्यवस्था पढ़ते हैं, सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है वो किसमें किया गया है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के 11 तक। अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है। संविधान निम्नांकित श्रेणी के व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, यानी किनको किनको संविधान की तरफ से नागरिकता प्राप्त होती है इसके बारे में समझेंगे। चलिए
देखिए, जन्मजात नागरिक यानी जन्म से जो भारत में जो जन्म लिए हैं उन्हें जन्मजात नागरिक के तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त की जाती है, यानी नेचुरल बर्न सिटीजन के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। देखिए, संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 ईस्वी में निम्न 3 श्रेणियों के व्यक्ति भारत के जन्मजात नागरिक माने गए। यानी प्रथम श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारत भूमि में पैदा हुए हों, यानी जो भारत की भूमि में पैदा होते थे उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाती थी। दूसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिनके माता पिता या इन दोनों में से कोई एक भारत की भूमि पर पैदा हुए हों। यानी दूसरी श्रेणी में किन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जाती थी? जिनके माता पिता दोनों में से कोई एक लोग भारत की भूमि पर पैदा हुए होते हैं तो उनके बच्चे को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। तथा तीसरी श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारतीय संविधान के घोषित होने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष से भारत भूमि पर निवास कर रहे हैं। यानी जब भारतीय संविधान की घोषणा की गई थी तो उससे पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत की भूमि पर रहते थे, उनके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। उसके बाद देखते हैं शरणार्थी नागरिकता क्या थी, यानी रिफ्यूजी सिटीजन्स क्या थी। जो शरणार्थी थे उनको नागरिकता कैसे प्रदान की जाती थी? संविधान में उन व्यक्तियों की नागरिकता का भी विवेचन किया गया है जो पाकिस्तान से भारत हैं। यानी जो व्यक्ति भारत विभाजन होने से पहले पाकिस्तान में रहते थे, तो जब भारत का विभाजन हुआ तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उनको किस प्रकार से नागरिकता प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के पूर्व पाकिस्तान से भारत आए, यानी एक डेट फिक्स किया गया कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो पाकिस्तान से भारत आ चुके थे भारत के नागरिक समझे जाएंगे। यानी जब भारत का विभाजन हुआ था तो उससे एक डेट फिक्स किया गया जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ चुके थे वो भारत के नागरिक समझे जाएंगे। जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए और जिन्होंने भारत में कम से कम 6 मास रहने के बाद उचित अधिकारों के समक्ष नागरिक बनने के लिए प्रार्थना पत्र देकर संविधान लागू होने से पूर्व अपना नाम रजिस्टर्ड करा लिया, उन्हें भी नागरिकता का अधिकार प्रदान कर दिया जाएगा। यानी जो व्यक्ति बाद में आए, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कम से कम 6 महीने यानी 6 माह रहने के बाद उचित अधिकारी के समक्ष यानी नागरिक बनने के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र देकर संविधान लागू होने से पहले अपना नाम रजिस्टर्ड कराया था, उन्हें भी भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। अब देखते हैं संविधान लागू होने के बाद नागरिकता की क्या व्यवस्था थी। ये जो नागरिकता की व्यवस्था है, सिटीजनशिप का जो व्यवस्था हमने देखा, ये कब का देखा था? जब भारत आज़ाद जब अपना संविधान लागू हुआ उससे पहले की ये जो नागरिकता इस प्रकार से प्रदान की जाती थी। लेकिन जब संविधान लागू हुआ उसके बाद क्या व्यवस्था की गई थी, किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त करनी है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। संविधान लागू होने के बाद कौन कौन से प्रावधान किए गए, किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की गई। सिस्टम ऑफ सिटीजनशिप आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसके बाद देखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 का आता है उसके बारे में। देखिए, हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है, यानी जो नागरिकता पर नियम कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार यानी संसद बनाती है। तो हमारे संविधान ने संसद को यह अधिकार दिया है कि वह भारतीय नागरिकता के संबंध में सभी विषयों के संबंध में व्यवस्था करे, यानी जो भारत की नागरिकता इसके जो संबंध में सभी विषय पर संबंध में व्यवस्था करे, यानी सभी टॉपिक्स पर बात करे। अतः संसद ने 1955 ईस्वी में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम कब आती है? 1955 ईस्वी में संसद ने पारित किया। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया कि भारतीय नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार होगी तथा किन परिस्थितियों में भारतीय नागरिकता का अंत हो जाएगा। यानी जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने जो अपनी संसद है उसको अधिकार देता है कि नागरिकता संबंधी सभी विषय पर कानून बनाए जाए, सभी विषयों पर व्यवस्था की जाए। तब संसद ने क्या किया? 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किन प्रकार से भारत की नागरिकता का अंत हो सकता है। देखिए, नागरिकता की प्राप्ति उपयुक्त अधिनियम के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ये जो हम 4-5 टॉपिक पढ़ेंगे, इन आधार में से किसी भी एक आधार से लोग नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे पहला जो आधार है वो जन्म से यानी फ्रॉम बर्थ से, यानी आपने यदि भारत में जन्म लिया है तो किस प्रकार से आपको नागरिकता प्राप्त होगी। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले को अपना देश जब संविधान लागू होता है तो 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, यानी जन्म
के बारे में बात की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका जन्म संविधान लागू होने के बाद भारत में हुआ हो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। यानी संविधान जब अपना लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद जितने लोगों ने भारत में जन्म लिया है उनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, उनको भारत का नागरिक समझा जाएगा। कुछ जो अपवाद है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे राजनयिकों तथा शत्रु विदेशियों के बच्चे भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। यानी जो शत्रु हैं, जो विदेशी शत्रु हैं, शत्रु विदेशियों के बच्चे जो होंगे वो भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, रक्त संबंध या वंशाधिकार से, यानी बाय ब्लड और इनहेरिटेंस के जो नियम हैं उनके आधार पर भी भारत के नागरिक माने जा सकते हैं, रक्त संबंध या वंशाधिकार से। देखिए 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात, यानी जब संविधान लागू हुआ या उसके बाद जो था, भारत के बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा हो, कोई भी व्यक्ति कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसकी माता या पिता भारत के नागरिक हो। यानी जो बच्चा संविधान लागू होने के बाद किसी अन्य देश में पैदा हुआ है लेकिन वो भारत का नागरिक कब माना जाएगा, जब उसके माता पिता में से किसी एक को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होंगे तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। उसके बाद देखते हैं जो तीसरा कंडीशन है वो क्या है, पंजीकरण द्वारा, यानी बाई रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए निम्न श्रेणी के व्यक्ति पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो 26 जुलाई 1947 के बाद पाकिस्तान से आए हैं, यानी जब देश का विभाजन होता है उसके बाद जो डेट फिक्स किया गया कि 26 जुलाई 1947 के बाद पाकिस्तान से भारत में आए हैं, उस दशा में भारतीय नागरिक माने जाएंगे जब वे आवेदन पत्र देकर अपना नाम भारतीय नियुक्ति अधिकारी के पास नागरिकता के रजिस्टर में दर्ज करा लें। यानी जो व्यक्ति 26 जुलाई 1947 के बाद भारत आए हैं पाकिस्तान से, उनको भारत का नागरिक कब माना जाएगा, जब वे आवेदन पत्र देके भारतीय नियुक्ति अधिकारी के पास नागरिकता के रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा लेंगे, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। परंतु ऐसे लोगों के लिए शर्त यह होगी कि आवेदन पत्र देने से पूर्व कम से कम 6 माह से भारत में रहते हों। लेकिन कौन लोग आवेदन पत्र दे सकते थे, जो 6 महीने से भारत में रह रहे हों तथा उनका या उनके माता पिता अथवा दादा दादी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। यानी जो बच्चा है उसके माता पिता या उसके दादा दादी किसी एक का जन्म जो भारत विभाजन था उसके पहले होना चाहिए, तब वो भारत की नागरिकता उनको प्राप्त हो जाएगी, वो पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के द्वारा। देखिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, ऐसे भारतीय रजिस्ट्रेशन के द्वारा, ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेशों में जाकर बस गए हैं भारतीय दूतावासों में आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो व्यक्ति विदेश में जाकर रह रहे हैं वो अपनी जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भारत की नागरिकता के लिए, भारतीय दूतावास में आवेदन पत्र देकर नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। फिर देखिए विदेशी स्त्रियां जिन्होंने भारतीय नागरिकों से विवाह कर लिया, यानी जो विदेशी स्त्रियां हैं वो भारत के नागरिकों से विवाह कर लिए हैं, आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगी। यानी यदि विदेशी स्त्रियां हैं वो भारत के लोगों से विवाह की हैं तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। उसके बाद देखते हैं भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, यानी जो भारतीय नागरिक हैं उनके नाबालिग बच्चे, उनको रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त की जाएगी। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक यदि वे भारत में ही रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हों, आवेदन पत्र देकर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकेंगे। यानी राष्ट्रमंडलीय जो देश के नागरिक हैं वे भारत में रहते हों या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो यदि वो भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र दे करके रजिस्ट्रेशन करा करके वो भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमने 3 कंडीशन देखा किस प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर चौथा कंडीशन क्या है कि देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में देखते हैं। विदेशी नागरिक भी निम्न शर्तों को पूरा करने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी जो विदेशी नागरिक है वो भारत की जो है नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यदि विदेशी जो कोई व्यक्ति है, विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता यानी भारत की सिटीजनशिप को स्वीकार करना चाहता है तो किस प्रकार से कर सकता है, वह किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहाँ भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिए जाते हों। यानी
वह ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि जहाँ भारतीय देशीकरण द्वारा नागरिक बनने से रोक दिया जाता है, वैसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति ऐसे देश से नहीं आना चाहिए। वह व्यक्ति देश की नागरिकता का परित्याग कर चुका हो और केंद्रीय सरकार को इस बात की सूचना दी गई, यानी आप किसी और देश की आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उससे पहले यदि आप किसी और देश की नागरिकता आपके पास है तो उसको त्याग करना होगा, उसका परित्याग करना होगा, उसके बाद ही आप भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सूचना केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए कि आपने जिस देश की नागरिकता आपने प्राप्त की थी उसको त्याग दिया है, उसके बाद आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, ये सूचना केंद्र सरकार के पास होनी चाहिए यदि आप भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो। उसके बाद देखिए, वह आवेदन देने से पूर्व कम से कम 1 वर्ष से लगातार भारत में रह रहे हों, यानी जो विदेशी व्यक्ति हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो 1 वर्ष से पहले जो आवेदन देंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो उससे पहले 1 वर्ष तक वो भारत में लगातार रहते हों। वह उपरोक्त 1 वर्ष से पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में रह चुका हो या भारत सरकार की नौकरी में रह चुका हो, अथवा दोनों मिलकर 7 वर्ष हो पर किसी हालत में 4 वर्ष से कम ना हो, यानी 1 वर्ष से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रह चुका हो। लगातार 1 वर्ष होना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी कम से कम 5 वर्ष भारत में रह चुका हो, या फिर भारत सरकार की नौकरी में रहा हो, अथवा कुल मिलाकर 7 वर्ष होना चाहिए, लेकिन 4 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसका आचरण अच्छा होना चाहिए। वह भारत की किसी प्रादेशिक भाषा या राजभाषा का अच्छा जानकार होना चाहिए, यानी भारत की किसी भी भाषा का, किसी लैंग्वेज का उसको नॉलेज होना चाहिए, उसका अच्छा जानकार होना चाहिए, और भारतीय नागरिकता इस प्रकार से प्राप्त की जा सकेंगी। उसके बाद देखते हैं, संविधान में ऐसे व्यक्ति को विशेष छूट दी गई है जो दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो। उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों को संविधान के निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए बिना ही नागरिकता प्रदान की जा सकती है। उसके बाद देखते हैं, भूमि विस्तार द्वारा यानी बाई लैंड एक्सटेंशन के द्वारा किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए, यदि किसी नवीन क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाए तो वहाँ की जो जनता है, जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, यानी किसी बाहरी क्षेत्र को यदि भारत में शामिल किया जाता है तो जो लोगों हैं, जो जनता है, उनको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जैसे 1961 में गोवा को भारत में शामिल किए जाने पर वहाँ की जनता को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गया, यानी जब 1961 में गोवा को शामिल किया गया तो जो गोवा की जनता थी उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो गई थी। अब देखते हैं नागरिकता का अंत कैसे होता है। हमने पढ़ा नागरिकता को किस प्रकार से ग्रहण किया जा सकता है, जन्म से, पंजीकरण से। देखिए, भूमि विस्तार द्वारा भी नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको टॉपिक्स। अब इसके बाद हम देखते हैं नागरिकता का अंत कैसे होता है, यानी एंड ऑफ सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप का एंड कैसे होता है, इसके बारे में समझते हैं। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से समाप्त की जा सकती है। कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। देखिए, फर्स्ट है नागरिकता त्याग कर, यानी कोई अपने इच्छा अनुसार नागरिकता को त्यागना चाहता है तो वो भारत की नागरिकता को त्याग सकता है। यहाँ देख सकते हैं, यदि कोई वयस्क व्यक्ति भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा करता है तो यह घोषणा एक विशेष अधिकारी द्वारा पंजीकृत की जाएगी और वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यदि कोई व्यक्ति चाहता है, कोई वयस्क व्यक्ति चाहता है कि वयस्क व्यक्ति, इसका मतलब 18 साल का होना चाहिए, ये अपनी नागरिकता त्यागना चाहता है, इसका डिक्लेरेशन करता है, तो जो उसकी ये घोषणा है उसको विशेष अधिकारी द्वारा पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड की जाएगी और वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। उस व्यक्ति के नाबालिग बच्चों को भारतीय नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी, यानी उस बच्चे के अगर नाबालिग बच्चे हैं तो उनकी जो नागरिकता है वो भी समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करके, यानी दूसरा कंडीशन क्या है, यानी वो अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे देश की अगर नागरिकता को स्वीकार कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं, यदि कोई भारतीय नागरिक पंजीकरण, देशीकरण या किसी अन्य माध्यम से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, यानी वो अपनी इच्छा अनुसार या तो रजिस्ट्रेशन करा के या तो देशीकरण के माध्यम से किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता का जब्त, यानी जब केंद्र सरकार नागरिकता को जब्त कर लेगी तब कैसे भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। भारत की केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित कारणों से नागरिकता को जब्त कर सकती है, यानी भारत सरकार जो है वो किसी व्यक्ति की नागरिकता जब्त करती है तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा। तो किस प्रकार से नागरिकता को जब्त कर सकती है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ देखिए, असत्य अभिलेख है।
असत्य अभिलेख के द्वारा भारत सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता को खत्म कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी, झूठे बयान देकर या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाकर नागरिकता प्राप्त की है, यानी कोई व्यक्ति यानी धोखे से या फिर झूठे बयान दे करके या कोई महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनको छुपा करके नागरिकता को प्राप्त करता है, तो सही जानकारी प्राप्त होने पर उसकी नागरिकता रद्द की जा सकती है केंद्र सरकार के द्वारा। यदि उसके बारे में उसकी जो धोखाधड़ी है, उसके जो झूठे बयान है, इसका जब प्रूफ हो जाएगा, सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो उसकी नागरिकता रद्द की जाएगी भारत सरकार के द्वारा, यानी केंद्र सरकार के द्वारा नागरिकता छीन ली जाएगी। देशद्रोह से, यानी देशद्रोह के द्वारा यदि कोई व्यक्ति भारत के प्रति देशद्रोह करता है, भारत के प्रति देशद्रोही है, या युद्ध के समय शत्रु की सहायता करता है, यानी कोई व्यक्ति है भारत का, वो या तो देशद्रोही करता है, देशद्रोह है, या फिर वो युद्ध के समय किसी अन्य देश की सहायता करता है, शत्रु देशों की सहायता करता है, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, छीन ली जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। उसके बाद देखते हैं दीर्घ प्रवास से, यानी यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार की अनुमति के बिना लगातार 7 वर्षों तक विदेश में रहे, यानी कोई व्यक्ति 7 वर्षों तक विदेश में रहता हो भारत सरकार की अनुमति के बिना, और विदेश के भारतीय दूतावास में अपना भारतीय नागरिकता बनाए रखने की इच्छा से प्रतिवर्ष पंजीकरण भी न कराए, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी भारत सरकार के बिना ही, उसकी परमिशन के बिना यदि कोई व्यक्ति किसी और देश में 7 वर्षों तक लगातार रहता है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराता है अपना, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और अपराध से किस प्रकार से नागरिकता समाप्त की जा सकती है? यदि किसी व्यक्ति ने पंजीकरण या देशीकरण से नागरिकता प्राप्त की है, यानी कोई व्यक्ति या तो रजिस्टर करा करके या तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा या देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की है, और नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी देश में उसे कम से कम 2 वर्ष की सज़ा हुई है, तो उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। यानी अगर वो रजिस्ट्रेशन या देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त किया है और 5 वर्ष के भीतर ही वो किसी अपराध में 2 वर्षों तक किसी देश में, यानी दूसरे देश में उसे कम से कम 2 वर्ष की सज़ा हो गई हो, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत सरकार के द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। संघ सरकार किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत करे, इसके पहले उससे अपनी सफाई देने का पूरा। देखिए, राष्ट्रमंडलीय नागरिकता यानी नेशनल सिटीजनशिप क्या होती है? नागरिकता अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि राष्ट्रमंडल के सदस्य, जो राष्ट्रमंडल सदस्य देश हैं, सदस्य देशों के नागरिकों को भारत की राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त होगी। केंद्रीय सरकार पारस्परिकता के आधार पर राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक को विशेष नागरिकता के कुछ अधिकार प्रदान कर सकती है। इस प्रकार से राष्ट्रमंडलीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है। हम नागरिकता के बारे में पढ़ रहे हैं, सिटीजनशिप के बारे में हमने पढ़ा, किस प्रकार से नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार नागरिकता को त्यागा जा सकता है, और नागरिकता क्या होती है, भारत में कैसी नागरिकता है। जैसे अन्य देशों में, संघीय जो देश हैं जिसमें फेडरल सिस्टम चलता है, वहाँ पर देखा जाता है जनरली तो दोहरी नागरिकता होती है, केंद्र की नागरिकता अलग होगी और राज्य की नागरिकता, यानी 2 सिटीजनशिप वहाँ पर चलता है। लेकिन भारत क्या है, फेडरल सिस्टम भारत में भी है, लेकिन यहाँ पर एकहरी यानी सिंगल सिटीजनशिप की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और नागरिकता किस प्रकार से लिया जा सकता है, किस प्रकार से नागरिकता का अंत किया जा सकता है, हमने इसे अच्छे से पढ़ा। भारत जो संविधान लागू होने से पहले किस प्रकार से प्रदान किया जा सकता था, और संविधान लागू होने के बाद की जो शर्तें रही हैं, जो कंडीशन रही हैं, उनके बारे में हमने अच्छे से डिटेल से समझा। आई होप टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे, नागरिकता के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही आप अगले टॉपिक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम पर। थैंक यू।